वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी आर्मी का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जीके 100% आएगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है आपका, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने जो है 30 क्वेश्चन अरेंज किए हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है पूरे 30 प्रश्नों का। अब आप देखना है कि आपका लेवल कितना है, आप यहाँ पे कितने ठीक कर पा रहे हैं। ओके, बीच में मैंने क्वेश्चन जो है थोड़े अच्छे लेवल के भी ऐड किए हैं। आपको ज़रूर मज़ा आएगा ये टेस्ट लगाने में, अपना लेवल देखने में। अगर आपको कोई लगता है क्वेश्चन नया है तो उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। और देखिए आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। ओके, और वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका स्कोर कितना है। तो देखिएगा, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है हड़प्पा सभ्यता में वो प्राप्त हुई थी धोलावीर से, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। धोलावीर में पता चला था कि एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पतंजलि। उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। तो सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था, तो वो था महमूद गजनवी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी, तो देखिएगा अपने विद्रोहियों के प्रति, यानी कि जो उनके चीर प्रतिद्वंदी थे, उनसे युद्ध करने के लिए लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट करने का कार्य किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन डी अगर आपने चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था। हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था, तो ये संबंधित था शिक्षा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा, वीडियो का लेवल इतना हाई फाई भी नहीं रखा है कि आपके एग्जाम के लेवल से ही बाहर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। क्वेश्चन हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे ये। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आपने अगर कभी नहीं पढ़ा तो उसका मतलब आपने जियोग्राफी पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो ग्रेनाइट जो है यह किस प्रकार की चट्टान है, यह आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीनविच किस देश में स्थित है। ग्रीनविच के बारे में आप सभी को पता है ना। देखिए, ये आपके पास मान लीजिए एक ग्लोब है ना। ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये बीच में आपकी भूमध्य रेखा है, और देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का फुल्का, है ना। और जो ऐसे ऐसे होती है ना ये रेखाएं होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा से इतनी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर एक बिंदु है, यहाँ पे आपकी क्या है, ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, इसको ग्रीनविच पॉइंट भी बोलते हैं। और ये जो है समय निर्धारण के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको बताना है कहाँ है। तो देखिएगा, ये जो है ये है यूनाइटेड किंगडम में है। ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, और देखिए भारत में जो समय नापते हैं वो कैसे नापते हैं। भारत में एक जो ज़िला है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी शहर से एक लाइन गुजारी गई है जहाँ से भारत की जो है टाइम लाइन को मापा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, भारत का पूर्व से लेके भारत के जो पश्चिम में, इन दोनों के समय के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है, 180 है। कभी कभी भूमध्य रेखा को भी काउंट कर लिया जाए तो 181 है टोटल। ठीक है, और जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी कुल संख्याएं कितनी है जी, इनकी कुल संख्याएं हैं 360। आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, देशांतर रेखाओं में दूरी मापने को बोलते हैं गोरे, इसकी इकाई होती है गोरे। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक है, कभी लेके आऊँगा आपके सामने आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लिटिल वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है।
तो देखिएगा लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। ऑप्शन सी आपने चूज़ किया है तो राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे हिंडनबर्ग अगर आपने चूज़ किया है तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेड क्लिफ सबको पता है भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन, और ड्यूरंड देखिएगा पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी दिखाया जाता है। और अगर आपके सामने क्वेश्चन में भारत और अफगानिस्तान आए तो ये भी सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 11 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व, तो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पूछा है तो आपका आंसर आएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही हम रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जितनी भी प्रकार की गैसें हैं मोस्टली आपकी सारी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण की छतरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पर्यावरण की छतरी के नाम से जानते हैं ओजोन परत को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत आप सभी को पता होगा पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए ये वर्तमान की बात कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा आता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो अगर मूल की बात आएगा यानी कि सबसे पहले की बात करेगा तब आपका आंसर होना चाहिए 7। पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना। तो अब कितने मौलिक अधिकार हैं, अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत जो आता है वह आता है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। साथ साथ आपको अनुच्छेद 18 पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है उपाधियों का अंत, है ना। इसके अनुसार जैसे देखिए पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, या फिर कोई जो पुरुष था वो अपनी उपाधि खुद भी धारण कर लेता था। जैसे पुराने मुगल शासक अपनी उपाधि खुद धारण कर लेते थे, है ना। तो उपाधियों का अंत हो गया अनुच्छेद 18 से कि कोई व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं, भारत रत्न, है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी के सभी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, न्यायमूर्ति, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। न्यायमूर्ति यहाँ पे ये आपको कट करना है, ठीक है। यहाँ पे है संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। हो जाता है कभी कभी टाइप करते हैं जल्दबाजी में, है ना। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उन सभी को देखिए, सभी आपके लिए हेल्पफुल है, आप ही के लिए बनाई गई हैं। और आपसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करूँगा कि वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी। तो सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा और कुछ लोगों का डाउट होगा ऑप्शन में। तो देखिएगा भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, और ये अनुच्छेद 76 के अंदर वर्णित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं भारत सरकार की जगह मैं बोल देता कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो वो होता है महाधिवक्ता राज्य सरकार का, ठीक है। ये अनुच्छेद 165 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में सन 1966 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और दूसरी बात, भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं स्वामीनाथन को। भारत में अगर पूरे विश्व का क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग। ये अलग अलग क्वेश्चन है, भारत और विश्व का आपको मिक्स नहीं करना है। विश्व का होंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग और भारत के होंगे स्वामीनाथन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, बिहार। 21 है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आधारित है आपके अपकेंद्रीय बल पर।
अपकेंद्रीय बल के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है ना। हम शायद डिस्कस कर चुके हैं वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, गामा किरणें कैसी तरंगे हैं? तो कैसी है भाई? गामा किरणें हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी चूज किया है तो राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्रव चालित यंत्र किसके नियम पर बनाए जाते हैं? तो देखिएगा, द्रव चालित यंत्र जो है यह पास्कल के नियम पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट होगा। बर्नौली का नियम जो है यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा संरक्षण संबंधित है बर्नौली का नियम। और आर्किमिडीज तो आपको पता है ना, जल के पलायन वेग से संबंधित है। आर्किमिडीज जो है वो ग्रीक के थे। ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो देखिएगा, न्यूनतम संभव ताप जो है अभी तक मेजर हुआ है वो हुआ है -273 डिग्री सेल्सियस। 25, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो कौन सी है जी? सबसे हल्की धातु है हमारी लिथियम। ऑप्शन बी सही होगा। 26 है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको थोड़ा समय चाहिए तो वीडियो को रोक लेना। तो देखिएगा, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा बोरेक्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आपको टेलीग्राम के जो दोनों ग्रुप है वो ज्वाइन करने होंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 2 ग्रुप हैं जिसके अंदर आपको एक के अंदर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है और दूसरा जो है आपका डाउट सेशन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए, ग्रुप में अपलोड कीजिए, आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा, है ना। 27, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वर्ग। अच्छा, एक चीज़ आपको और बतानी है, एक होती है आवर्त सारणी, है ना। आवर्त सारणी, अगर सिंपल बोले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर होगा मेंडलीव। बट अगर आपको बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो होगा आपका मोसले। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखने होंगे, है ना। आधुनिक जो आवर्त सारणी थी, पुराने वाली जो पहली आवर्त सारणी थी वो आधारित थी द्रव्यमान संख्या पर, ठीक है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आधारित है आपकी परमाणु संख्या पर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है? तो सोने की शुद्धता को मापते हैं किस में? कैरेट में। आपको पता होगा 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे शुद्ध सोना मेजर किया जा चुका है। 29 है, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? तो ग्रीन ईयर रोग संबंधित है आपका किस फसल से? बाजरे से। ऑप्शन सी अगर चूज किया है तो बिल्कुल राइट है जी। और 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है? आपके आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है 7%। तो गाइज़ ये थी आपकी क्विज़, एक छोटी सी। आपको पता लग गया होगा कि आपका इस टाइम लेवल क्या है और आपकी तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है ना। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, जाकर देखिएगा। मैथ की भी, इंग्लिश की भी है, आर्मी कलर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और जीके तो बहुत सारी है ना। सभी को जाके देखिए। उम्मीद करूँगा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू दोस्तों।